अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है और आवाज़ आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में येस या नो का मैसेज दो आप कर दें ताकि हम क्लास आगे फॉरवर्ड कर सकें। और काइंडली क्लास के दौरान अपने माइक्स और अपने कैमरास को ऑफ रखा करें। ओके, तो जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने एसईओ पढ़ी थी। एसईओ स्टैंड्स फॉर, जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करते जाएं। एसईओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। और कौन कौन सी टाइप्स हैं? ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? गाइस, सर्च इंजन क्या होता है? यस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसईओ की टेक्निक्स पढ़ी थी। एसईओ की वो कौन सी 2 टेक्निक्स हैं? एसईओ की 2 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ओके, पेड टेक्निक इसमें से कौन सी है? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल बेसिक एसईओ पढ़ा था। एसईओ क्या होती है, एसईओ की टाइप्स क्या हैं, सर्च इंजन्स बेसिकली होते क्या हैं, और एसईओ की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उसका जनरल प्रोसेस क्या है, वो कैसे काम करता है। आज हम लोगों ने देखना है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। स्पेसिफिकली गूगल के एल्गोरिदम्स हम देखेंगे। मतलब हमने जैसे कल किया था कि सर्च इंजन्स में इस रीजन में हम लोग गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर काम करने के लिए हमें गूगल के एल्गोरिदम्स को समझना पड़ेगा कि गूगल के वो कौन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें अपनी वेबसाइट बनाते हुए या अपना कुछ भी पोर्टल, पोर्टफोलियो, कुछ भी, कोई भी, किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाते हुए जिनको हमें अपने माइंड में रखना है। तो आज हमने वो देखना है एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी मेजर टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं। ठीक है, वेबसाइट तो आपने बना ली, लेकिन अब आप किस किस तरह की वेबसाइट बना सकते हो हम वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो और साथ हम लोगों को अगर टाइम मिला तो हम लोग साथ उस कीवर्ड रिसर्च पर भी काम स्टार्ट कर देंगे कि कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल एल्गोरिदम, Google algorithms are sets of rules that Google uses to rank websites and search results. अच्छा, इससे पहले मैं जनरली स्लाइड्स वगैरह में इतना टेक्स्ट ऐड नहीं करती, लेकिन मैंने सिर्फ ये आप लोगों के लिए ऐड किया है क्योंकि आप लोग लेक्चर्स वगैरह, स्लाइड्स वगैरह आप लोगों को चाहिए भी होती हैं। तो उसकी वजह से जो जो चीज़ें मैंने सारी, जितना मेरे से हो सका मैंने इसमें मटेरियल ऐड कर दिया टेक्स्ट वाइज भी। तो इस वजह से अगर किसी को टेक्स्ट का कुछ इशू आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही वहाँ पर ऐड की गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग आसानी से आप लोगों को आगे पीछे उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जाना ना पड़े। तो गूगल के एल्गोरिदम्स बेसिकली वो सेट्स या वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या वो रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, या कह लो कि वो SOPs होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंट। और ये चीज़ें एनालाइज कर रही होती हैं हमारी पूरी वेबसाइट की वर्किंग को, हमारे कंटेंट को, हमारी अप्रोच को।
अच्छा, आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही अभी? अभी क्लियर हुई है? ओके। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे कि गूगल के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, वो रूल्स क्या हैं या वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जिनको फॉलो करके हमने कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है, या एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। Google's complex system retrieves data from pages and seeks to understand what searchers are looking for and rank pages according to relevance and quality, ठीक है। अब गूगल को आपने एक चीज़ प्रोवाइड कर दिया, उसको बता दिया आपने, जब डोमेन अपनी बाय कर लिया, आप www में एंटर हो चुके हो, उसके बाद गूगल को कैसे पता चलेगा कि उसने आपकी वेबसाइट को रैंक करना है या आपकी वेबसाइट में वो रेलिवेंट कंटेंट या वो क्वालिटी कंटेंट मौजूद है जो डिफरेंट ऑडियंस को चाहिए, ठीक है। तो वो जो सारा पीछे रैंकिंग का प्रोसीजर होता है वो सारा गूगल के एल्गोरिदम्स देख रहे होते हैं। तो हम आज वो पढ़ेंगे कि वो सारा प्रोसेस क्या है। Algorithms and processing. Google's algorithms are complex mechanisms used to retrieve information from its search index and present the information to a given query. अब हम लोगों ने देख लिया कि सर्च इंजन जो होते हैं उनके डाटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और वो हमारे कीवर्ड्स के रेलेवेंट हमें वो प्रोवाइड कर देते हैं, हमारा सारा डाटा वेबसाइट रैंक वाइज हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो उसको बताती है कि आपने ये वाली वेबसाइट को इस रैंक पे रखना है अकॉर्डिंग टू दिस कीवर्ड, ठीक है। तो वो जो सारा पीछे उसका प्रोसेस चल रहा होता है वो सारा एल्गोरिदम्स काम करते हैं, वो उसके अपने इनबिल्ट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती गई वो वैसे वैसे इन एल्गोरिदम्स को और डेवलप करते गए। अब एक एक चीज़ के लिए अलग अलग एल्गोरिदम है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। Currently, PageRank is not only the algorithm used by Google to order search results. अब for example, PageRank की इधर बात हुई है। PageRank एक एल्गोरिदम है गूगल का और वो क्या करता है, मेजर टास्क उसका क्या है कि उसने सर्च रिजल्ट्स को ऑर्डर करना है अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड, या उसने क्या करना है कि उसने वो जो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज हमने कल देखा था उस पर उसने उसकी रैंकिंग करनी है। लेकिन ये वाला जो एल्गोरिदम है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एल्गोरिदम यूज बाय गूगल, ठीक है। ये एक उसने एग्जांपल प्रोवाइड किया पेज रैंक की कि पेज रैंक का क्या काम है, सिर्फ रैंकिंग शो करना रिजल्ट पेज पे, ठीक है। अब पीछे जो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जा रही होती हैं, क्वालिटी क्या है कंटेंट की, बैकलिंक्स स्पैम लिंक्स तो नहीं ऐड हुए हुए, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं कि यूज़र्स की अप्रोच क्या है, वेबसाइट की रीच क्या है, आपकी अकाउंट्स वगैरह की क्या सेटिंग्स की हुई हैं, टेक्निकल ऑफ पेज ऑन पेज सारी टाइप्स वो चीज़ें जो इस सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रही होती हैं वो हमारे बेसिक एल्गोरिदम्स होते हैं। तो पिछली स्लाइड में मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पॉपुलर गूगल एल्गोरिदम्स, ठीक है। इसमें आपको एल्गोरिदम्स की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें जो आपको फुली डिफाइन कर देंगे कि एल्गोरिदम्स क्या क्या हैं और कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं गूगल के। अगली स्लाइड में भी एक लिंक है, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ एल्गोरिदम्स। इसमें भी आप स्टार्ट टू एंड अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिंपल एक डिफाइंड वे में देख रहे हैं। हमने अभी इतना देखना है कि हमारी वेबसाइट किस तरह से एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज तक पहुंचती है रैंक होके, मतलब उसका रैंकिंग प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी देखा कि गूगल्स एल्गोरिदम्स आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम इट्स सर्च इंडेक्स एंड डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर अ क्वेरी। जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स वाला काम है ना सारा, वो सारा एल्गोरिदम्स ने करना है। अब these algorithms analyze countless factors to determine which pages are the most relevant, trustworthy and useful for any given search. तीन चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, रेलिवेंस, ट्रस्टवर्दीनेस एंड यूजफुलनेस। इनमें क्या है कि ऐसा ना हो कि मैंने सर्च की है केमिकल इंजीनियरिंग और वो मुझे केमिस्ट्री के रिजल्ट्स दे रहा है। फिर क्या है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने अपना टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, अब मैं अगर एक वेबसाइट खोलूँगी तो वेबसाइट खोलने के बाद मुझे उसके अंदर जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट क्या मेरे फ़ायदे का है या नहीं है, ठीक है, क्या मुझे उससे अपनी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें एनालाइज करना पड़ता है साइड बाय साइड, और वो सारा काम करता है गूगल के एल्गोरिदम्स। सबसे पहला प्रोसेस,
आवाज़ किस किस को नहीं आ रही सही? आ रही है लेकिन बहुत कम। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस है जो आप लोगों का गूगल के एल्गोरिदम में आता है कि आपने अपनी वेबसाइट आगे www में अपलोड की। अब उसके बाद सबसे पहला करना क्या है, अब गूगल के एल्गोरिदम्स पे आ गया। जैसे अब हमने कल बात की थी ऑर्गेनिक टेक्निक्स की। अब ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है सारा, और इसमें सबसे पहला प्रोसेस है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में क्या होता है कि गूगल कुछ ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गूगल अपने जासूस छोड़ देता है। जासूस, उन जासूसों को कहते हैं गूगल के एल्गोरिदम्स, या इन सिंपल वर्ड्स गूगल बॉट्स या स्पाइडर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उस वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंक्लूडिंग योर टेक्स्ट, इंक्लूडिंग योर इमेजेस और वीडियोस और वट एवर इज़ इंक्लूडेड इन योर वेबसाइट। वो सारा कंटेंट उठाते हैं, वहाँ से सब कुछ देखते हैं, और उसमें से देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ नहीं आई है। ठीक है, तो ये वाला जो सारा प्रोसेस होता है, इस सारे को कहते हैं हम क्रॉलिंग। अब ये कैसे काम करता है कि these bots move from page to page by following links. When they encounter a new page, they add it to Google's index. ठीक है, अब कई दफ़ा होता है, फॉर एग्जांपल ये एक चेक रखने के लिए बाकी जगहों पे सारी वो एक दोबारा से डाटा की एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे उनको एक न्यू वेबसाइट मिली, हमारी उनको वेबसाइट मिल गई वहाँ पे, तो वो उस वेबसाइट को गूगल के इंडेक्स में ऐड कर देंगे। अब वो इंडेक्स क्या चीज़ है कि वो एक नंबर वाइज एक उसने अपने डाटाबेस में एक चीज़ बनाई हुई है, जिसके बेसिस पे वो एल्गोरिदम्स आते हैं और नंबर वाइज एक एक चीज़ को चेक करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद websites that block bots or use certain technologies can be harder to crawl. Similarly, content hidden behind paywalls may not be indexed. अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो इन बॉट्स वगैरह को, या वो नहीं चाहते कि उनका जो सारा प्रोग्राम है या उनकी जो सारी वेबसाइट है उसका जो सारा कंटेंट है वो गूगल एनालाइज करे, या गूगल बॉट्स में या गूगल के डाटा में वो चीज़ पहुंच जाए। ठीक है, तो होता है जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक टेक्निक्स भी होती हैं, उसके अलावा आपकी ब्लैक हैट ग्रे हैट टेक्निक्स भी होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ लोग इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिकली जब आपको एक एल्गोरिदम पे आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो एंड यू वांट कि आपकी रैंकिंग अच्छी से अच्छी हो जाए, तो वहाँ पर आके आप सारा सबसे पहले जो आपका प्रोसेस आता है वो आपका क्रॉलिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे गूगल बॉट्स आकर आपकी पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। आफ्टर क्रॉलिंग द इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेज इज स्टोर्ड इन गूगल्स इंडेक्स, अ मैसिव database. Google analyzes the content, the freshness of the page, keywords, and other data to better understand what the page is about. The index organizes this data to make retrieval fast and efficient. अब होता क्या है, क्रॉलिंग में क्या हुआ, स्पाइडर्स या गूगल बॉट्स ने क्या किया, आपकी पूरी वेबसाइट को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उसको एक न्यू लिंक वो मिला, हमारा लिंक उसको एक न्यू लिंक लगा, उसने उसको सारा चीज़ें एनालाइज की, कंटेंट एनालाइज किया, इमेजेस देखी, वीडियोस देखी, कॉपीराइट इश्यूज वगैरह देखे, और उसको उसने इंडेक्सिंग के लिए भेज दिया। अब जब इंडेक्सिंग होती है तो इंडेक्सिंग में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह लो कि मैं डोमेन्स ऑफ इंजीनियरिंग पे मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक वेबसाइट पे अपलोड किया, तो उस आर्टिकल में क्या है, मैंने डिफरेंट डोमेन्स ऐड की हुई हैं, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ ऐड किया हुआ है उसमें। अब फॉर एग्जांपल जो गूगल के इंडेक्स में जो अब वो एक पूरा डाटाबेस है वो, ठीक है, अब वो उसमें एक चीज़ स्टोर होगी ना, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, तो वो क्या करेगा कि आगे जाके जब भी कोई ऑडियंस या कोई क्लाइंट वगैरह आके एक चीज़ सर्च करेगा गूगल के सर्च बॉक्स में, एक कीवर्ड उसको देगा, तो गूगल क्या करेगा कि वहाँ पर अपनी इंडेक्स वाइज वो चीज़ उठाकर
जो उसका रेलेवेंट कंटेंट उसके डाटाबेस में मौजूद है वो उठाकर आगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब ये इंडेक्सिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से रैंकिंग करते हैं, एल्गोरिदम्स किस तरह से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं कि एल्गोरिदम्स आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको जो मैंने बनाई है वो मैं शेयर कर दूँगी कि कितने टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हैं, वो किन किन चीज़ों पे वो काम कर रहे होते हैं। अभी हम सिंपल एक बेसिक उसका प्रोसीजर देख लें कि होता क्या है। पहले आपकी वेबसाइट क्रॉल होती है, क्रॉल होने में क्या होता है कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद वो इंडेक्सिंग में भेज देते हैं, यानी गूगल के डाटाबेस में भेज देते हैं। गूगल के डाटाबेस में वो एक चीज़ स्टोर होगी। ठीक है, गूगल कंसिडर्स पेज कंटेंट मेटा डाटा। मेटा डाटा में क्या है, आपके टाइटल्स हैं, टैग्स हैं और टेक्स्ट वगैरह हैं। वो आपको जब हम प्रॉपर एक एसईओ एनालिसिस एक स्टार्ट कर देंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें सारी बता दूँगी साथ साथ। स्ट्रक्चर डाटा है और कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, जो भी उसके रिलेटेड टर्म्स वगैरह हैं वो उसके पास वहाँ पे स्टोर होगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रैंकिंग होगी। अब रैंकिंग में क्या है, व्हेन अ यूजर टाइप्स अ क्वेरी, गूगल्स एल्गोरिथम्स सिफ्ट थ्रू billions of indexed pages to rank them based on relevance, quality and user experience. अब गूगल के डाटाबेस में एक चीज़ आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूँ डोमेन्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक बहुत वास्ट कीवर्ड है। कह लो कि आगे जाके जब हम कीवर्ड्स के टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज से उस चीज़ की समझ आ जाएगी कि अब इंजीनियरिंग की बहुत सारी डोमेन्स हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5,000 बंदे आवाज़ का आवाज़ का इशू क्यों आ रहा है आप लोगों को आज? किस किस को आवाज़ नहीं आ रही और किस किस को आवाज़ आ रही है? ओके, एक मिनट। अब सबको स्क्रीन प्रॉपर्ली शो हो रही है? ओके, और आवाज़ भी आ रही है सही से? चलें सही है। वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है दरमियान में, अब आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। इंटरनेट मैंने दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया है। अच्छा, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का समझ आ गया है? इन दोनों चीज़ों की किसको समझ नहीं आई? हमने अभी तक दो स्टेप्स पढ़ लिए हैं, एक क्रॉलिंग का और एक इंडेक्सिंग का। इन दोनों चीज़ों की जिसको समझ नहीं आई वो मेंशन कर दे चैट बॉक्स में, ताकि मैं इसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। आप लोगों को आवाज़ वाकई आ रही है या नहीं आ रही?
ओके फाइन। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में किसी को प्रॉब्लम हुई तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लें, हम लोग रैंकिंग की तरफ जाते हैं। यस श्योर, अभी तो आप लोगों को सिर्फ 1-2 दिन, आज दूसरा दिन है, आप लोग थ्योरी पढ़ोगे, कल से आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा कीवर्ड रिसर्च पे, और आगे हैशटैग रिसर्च, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हम कर रहे होंगे, तो वो आप लोग प्रैक्टिकली उसको देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन ऑब्वियस है कि ये जो सारा पीछे प्रोसीजर है ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर मूविंग ऑन टू योर कीवर्ड रिसर्च ये प्रोसीजर सारा समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि आप लोग आगे जो वेबसाइट्स का जो सारा काम करना है आपको उससे ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। तो बेसिकली रैंकिंग क्या होती है कि जब कोई यूज़र एक कीवर्ड सर्च करता है, एक कीवर्ड टाइप करता है, या गूगल को एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्या होता है कि गूगल के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो इंडेक्स पेजेस में जाते हैं, डाटाबेस में जाते हैं, और उसके कीवर्ड के अकॉर्डिंगली उसको रेलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, गूगल यूजेस सेवरल एल्गोरिदम्स टू डिटरमिन द बेस्ट रिजल्ट्स, और उन चीज़ों में क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं, जो क्या क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो वो एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग का क्या मतलब है कि आपने अपना जो आर्टिकल लिखा हुआ है या अपना जो कंटेंट दिया हुआ है वो कंटेंट उस कीवर्ड से मैच कर रहा है जो यूज़र ने दिया है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल ने देखना है कि ऐसे कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने मेरे यूज़र के कीवर्ड पे कंटेंट लिखा हुआ है, पहले वो ये देखेगा। उसके बाद उस जो सेकंड उसका है वो देखेगा कि वो कंटेंट रेलेवेंट है भी कि नहीं है, मतलब उन्होंने क्या वही चीज़ लिखी हुई है जो मेरे यूज़र ने मांगी है या नहीं, या उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि उन्होंने कितना एफिशिएंटली उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, या उस कंटेंट जो उसने प्रोवाइड किया हुआ है, यूज़र ने जो प्रोवाइड किया है, सॉरी जो वेबसाइट वालों ने प्रोवाइड किया है, वो कंटेंट कितनी अच्छी क्वालिटी रखता है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं यूज़र सिग्नल्स में आपके पास, जैसे क्लिक थ्रू रेट है, ड्वेल टाइम है, उसके बाद बाउंस रेट है, कि यूज़र्स जो है, अब ये तो चीज़ें उसने कीवर्ड के अकॉर्डिंगली देख ली, अब वो देखेगा कि उस वेबसाइट की अपनी टेक्निकलिटीज़ कैसी हैं। ठीक है, वो देखेगा कि यूज़र्स को ये वेबसाइट अच्छी लगती भी है कि नहीं लगती, यूज़र्स कितनी देर तक उस वेबसाइट पर टिके रहते हैं, या ऐसे कितने यूज़र्स हैं जो उस वेबसाइट से फ़ौरन एग्ज़िट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पूरा एक प्रोसेस है उसका, वो पूरी एक चीज़ का एनालाइज कर रहा होता है। फिर पेज की स्पीड को देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले टेक्निकल एसईओ में पढ़ा था कि टेक्निकल एसईओ में हम अपनी वेबसाइट की अब पेज की स्पीड भी देखते हैं। तो उसमें वो पेज की स्पीड देखेगा, फिर मोबाइल फ्रेंडलीनेस देखेगा कि वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप पे ओपन हो सकती है, मोबाइल पे ओपन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र सर्च कर रहा है मोबाइल से, लेकिन अगली जो वेबसाइट है वो तो मोबाइल पे ओपन नहीं हो सकती, तो वो उसको मोबाइल वाली वेबसाइट, सॉरी जो उसको वो मोबाइल वाली वेबसाइट्स ही प्रोवाइड करेगा, वो लैपटॉप वाली वेबसाइट उसको प्रोवाइड ही नहीं करेगा फिर। उसके बाद कोर वेब वाइटल्स हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हैं, इंटरेक्टिविटी है, स्टेबिलिटी है, टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं, बस आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोकेशन पर्सनलाइजेशन, वो आपकी लोकेशन, लैंग्वेज वगैरह, फॉर एग्जांपल एक अमेरिका में एक बंदा बैठा है या यूएस में बंदा बैठा है और वो एक चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो वो प्रेफर करेगा कि जो उसके सर्च रिजल्ट हैं वो यूएस के रीजन से ही हों। अब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हम कहें कि भाई हमने यूएस वाले सर्च रिजल्ट्स लेने हैं, तो गूगल इन बिल्ट उसका जो प्रोसीजर होता है वो हमें पाकिस्तान के ही सर्च रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ, अगर हम उसकी सेटिंग्स में जाके उसकी ये वाली सेटिंग्स चेंज कर दें, तब हम उसको उस पर कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हम सर्च की सेटिंग्स हम खुद चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन बिल्ट जो उसने काम करना है उसने इसी तरह से करना है। अच्छा, अब शॉर्ट में आपको कुछ एल्गोरिदम्स मैंने मेंशन किए हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, और वही हम देख रहे होंगे, मतलब अभी फ़िलहाल वही पढ़ेंगे। सबसे पहला एल्गोरिदम है पांडा। अब पांडा 2011 में आया था, और इसने क्या किया, ये थिन कंटेंट को रिमूव करने के लिए था। अब थिन कंटेंट क्या होता है, वो वेबसाइट या वो कंटेंट जो लिखा तो हुआ है लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब
फजूल एक चीज़ लिखी हुई है जो ना अगले बंदे को कोई फ़ायदा दे रही है, ना उसकी कुछ सेंस बन रही है, ठीक है। उसमें आपका डिफरेंट चीज़ें आती हैं, आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है या आपका कंटेंट प्रेजेंटेबल भी नहीं है, ठीक है। और आपका कंटेंट क्वालिटी वाइज भी अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें, उसका सारा स्ट्रक्चर, उसकी आपने अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इनसाइट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग पे, और उसमें आपने सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को टच किया हुआ है, बिल्कुल भी उसकी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो वो एक कह लो कि अपने कीवर्ड के हिसाब से एक यूजलेस कंटेंट है। तो वो ऐसा थिन कंटेंट रिमूव करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, वो पांडा आया था 2011 में। उसके बाद एक एल्गोरिदम आया 2012 में, पेंगुइन, और उसने क्या किया कि जितनी भी लिंक स्पैमिंग थी वो उसने टारगेट की और उन सारी वेबसाइट्स को रिमूव करता गया, ठीक है। अब गूगल का पहले क्या था कि उसमें आप कुछ क्रीडेंशियल्स उसमें रखे हुए थे। अब वो क्रीडेंशियल्स में क्या क्या चीज़ें थी कि अगर आप बैकलिंक्स यूज़ करते हो, हमने कल बैकलिंक्स डिस्कस किए थे, आप अपने कंटेंट में बैकलिंक्स यूज़ कर रहे हो और आप अपने कंटेंट में कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी। एक ये चीज़ थी। एक ये चीज़ थी कि आप जितने ज़्यादा बैकलिंक्स यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा रैंकिंग अच्छी आएगी। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने फिर वो 2 नंबर काम करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने लिंक स्पैमिंग स्टार्ट कर दी। मतलब वो इररेलेवेंट लिंक्स ऐड कर रहे हैं, क्वालिटी लिंक्स नहीं है, वो जो आपको बैकलिंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने लिंक स्टफिंग की है, ठीक है। उसके बाद इस वजह से गूगल ने अपना एक एल्गोरिदम न्यू डिज़ाइन किया स्पेशली फॉर टारगेटिंग दिस लिंक स्पैमिंग। फिर हमिंगबर्ड आया 2013 में और उसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, उसमें कीवर्ड 3 से 4 दफ़ा यूज़ हुआ है जिसकी वहाँ पे जगह भी नहीं बनती, जस्ट फॉर द रीज़न कि पहले ये था कि आप जितना जितना ज़्यादा आप कीवर्ड यूज़ करोगे, आपकी जितनी अब आपको मैं एक टर्म बताती हूँ, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी होता है कि आप अपने आर्टिकल में वो स्पेसिफिक कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ कर रहे हो। तो पहले ये था कि जितनी आपकी कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा होगी, आप उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रैंकिंग होगी। लेकिन बाद में जब दोबारा से वो एक थिन कंटेंट आना स्टार्ट हो गया, बेसलेस कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में, जहाँ उनकी जगह ही नहीं है, तो उस चीज़ को टारगेट करने के लिए हमिंगबर्ड आया और उसने कीवर्ड स्टफिंग को टारगेट किया। फिर उसके बाद रैंक ब्रेन आया। रैंक ब्रेन ने क्या किया कि जितना एआई बेस्ड कंटेंट था वो सारे को इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब उसमें क्या था कि इसमें भी उसने क्या किया कि एक स्पेसिफिक उसने मॉडल्स बनाए सॉरी, और स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए जिनकी बेसिस पे वो एक एक चीज़ को एनालाइज कर रहे थे और उन्होंने एक रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करना था। फिर उसके बाद पेज यूएक्स आया 2021 में और उसने क्या किया कि आपके राइटिंग स्टाइल पे, राइटिंग फॉर्मेट पे, इवन आर्टिकल का फॉर्मेट भी बहुत मैटर करता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल इमेज ऐड की है तो उसका कैप्शन किधर है, इमेज का कैप्शन आपने कहाँ पे ऐड किया है, आपके टेक्स्ट में, आपके मेन टेक्स्ट के दरमियान में इमेज आ रही है कि वो साइड पे आ रही है, आपका मेन टेक्स्ट का फॉन्ट कैसा है, फॉन्ट स्टाइल कैसा है, रीडेबल है नहीं है, उसके बाद हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग हुई भी है या नहीं हुई भी, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए पेज यूएक्स था। अब सिर्फ ये एल्गोरिदम्स नहीं है, ये तो 5 हैं, गूगल के हंड्रेड्स एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए एक अलग गूगल एल्गोरिदम है, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के लिए कि इस तरह से काम हो रहा है। तो गूगल एल्गोरिदम सबको समझ आ गए हैं? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लें। रैंक ब्रेन नहीं, रैंक ब्रेन इज़ नॉट लाइक चैट जीपीटी। इसने एक और एक चीज़ टारगेट करनी थी रैंक ब्रेन ने, और वो ये करना था कि जितना एआई बेस्ड कंटेंट है, ठीक है। अब एआई बेस्ड कंटेंट को उसने ह्यूमन रिटन करना था। फॉर एग्जांपल अब आपको एआई रिटन और ह्यूमन रिटन का तो आइडिया होगा। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी से या किसी और एआई वेबसाइट से वो चीज़ लिखवाते हो और आप उसको आगे पोस्ट कर देते हो, तो उसको वो नहीं चाहिए था, उसको एक ह्यूमन रिटन कंटेंट चाहिए था। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, इसके और भी बहुत सारे काम हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक चैट जीपीटी, लेकिन इसने एक रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करना था और वो ह्यूमन रिटन प्रोवाइड करना था। तो एआई रिटन सारे कंटेंट को उसने क्या किया, जो ऐसी सारी वेबसाइट्स थी जो कॉपी पेस्ट वगैरह करती थी और जिन्होंने
ऐसा स्पैमिंग स्टार्ट कर दी थी, उसने उन सारी वेबसाइट्स को इंडेक्स से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, रीनाउंड वेबसाइट्स ऐसी थी उस टाइम की, मतलब पुराने ज़माने की, तकरीबन 2010 के 10 to 20 के दरमियान, जो ब्लॉक भी हो गई सिर्फ इस वजह से कि वो स्पैमिंग करती थी, थिन कंटेंट था उनका और डिफरेंट चीज़ें थी। तो एल्गोरिदम्स तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। अब कितनी टाइप्स हैं वेबसाइट्स की जो गूगल पे हम जिनकी डोमेन ले सकते हैं, या नॉर्मल ऑन एवरेज, या कह लो कि ऑन अ मेजर डोमेन वेबसाइट्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट में क्या होता है कि जहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ के लिए अलाउ करते हो कि वो बाइंग एंड सेलिंग वाला काम कर सकें, ठीक है। आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और वो सर्विसेज वहाँ पर आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होती हैं, लाइक अमेज़ॉन, लाइक शॉपिफाई, ठीक है। ऐसी साइट्स या ऐसी वेबसाइट्स जिनमें आप बाइंग एंड सेलिंग वाला काम करते हो, आप उनके प्रोडक्ट्स लेते हो, उनकी सर्विसेज लेते हो, और फिज़िकली जाने के बजाय, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग जैसे करते हो, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन कोई काम करवा रहे हो, या आप ऑनलाइन कोई सर्विस उनकी कोई सर्विस आप ले रहे हो, तो ये ऐसी सारी वेबसाइट्स को ई कॉमर्स साइट कहते हैं। सर्विस बेस्ड साइट क्या है कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जो आपके बिजनेस को या आपकी इंडिविजुअल सर्विसेज को पोर्ट्रे कर रही हूँ। इसमें आपने बाइंग एंड सेलिंग वाला काम नहीं करना, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं, तो वो सारी उनकी सर्विस बेस्ड साइट्स होती हैं जहाँ पर वो अपने पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हम ये काम करते हैं, इस तरह से करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स ये हैं, आप हमें इस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ये डोमेन्स हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब वो अपनी फुल फ्लज इंफॉर्मेशन और अपनी सारी अपडेट्स वहाँ पर करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइट है आपके पास नीश बेस्ड साइट। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, पहले हम आते हैं पोर्टफोलियो बेस्ड साइट पे। पोर्टफोलियो बेस्ड साइट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने अपना काम शोकेस करने के लिए मुझे एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। अब वो ऑनलाइन प्रेजेंस ऐसी चाहिए कि मैं वहाँ पर अगले बंदे को वो पोर्ट्रे कर सकूँ कि यार ये जगह है जहाँ पर मैं काम करती हूँ, या उसको एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बना के मैं सेंड कर सकूँ, मतलब उसको प्रॉपर अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करके सेंड कर सकूँ, या अपना प्रॉपर एक वर्क का एक रिफ्लेक्शन सेंड कर सकूँ, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक वेबसाइट है behance.com, शायद बिहान्स है या बी से है, वो शायद मेरे माइंड से निकल रही है इस टाइम, बिहान्स ही होगी या इससे रेलिवेंट मिलता जुलता कोई नाम है। वो वेबसाइट है फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स। वहाँ पे प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स आते हैं, अपना जो भी उनका वर्क है वो अपलोड करते हैं, और वो अपने उस पोर्टफोलियो का या अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करते हैं। जिस तरह से लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन का तो चलो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन वो इस तरह से कि आप वहाँ पर अपना वर्क शो कर रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह से आपने जितनी पोर्टफोलियो बेस्ड साइट्स हैं, जैसे मीडियम है, मीडियम में क्या है कि आपने मीडियम पे आर्टिकल्स अपलोड करने हैं। बेसिक काम तो ये है ना कि आपने मीडियम पे, वो कंटेंट राइटर्स के लिए एक साइट है, आर्टिकल रीड करने के लिए भी है, लेकिन वो कंटेंट राइटर्स के लिए एक साइट है कि वो अपने न्यू आर्टिकल्स को वहाँ पे पोस्ट करते जाएं। तो अब किसी कंटेंट राइटर को कोई कंपनी बोले कि आप हमें पोर्टफोलियो भेजें। अब पोर्टफोलियो में बेसिकली होता क्या है कि वो एक पोर्टफोलियो बेस्ड साइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आप ऐसी साइट बनाओ जहाँ पर आप अपने क्लाइंट को शो कर सको कि हाँ, मैं ऑनलाइन ये चीज़ पूरी, मेरा डेटाबेस यहाँ पर है, मेरे वर्क की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पे लोग आके मेरे काम को चेक करते हैं और मुझसे मेरी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक असल मकसद पोर्टफोलियो बेस्ड साइट का ये होता है। फिर नीश बेस्ड साइट पे आ जाओ। नीश बेस्ड साइट में क्या होता है कि आपके डिफरेंट निशेज़ हैं, एजुकेशन है, फूड है, ट्रैवलिंग है, उसके बाद क्या क्या आ जाते हैं, फैशन है, एनिमल्स है,
बिजनेस है, डिफरेंट साइट्स हैं, हेल्थ है, और उस पर आपने उससे रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे कह लो इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट्स होती हैं, जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है, अब इसमें आपने उससे रेलेवेंट आर्टिकल्स लिखने हैं, उससे रेलेवेंट वीडियोस वगैरह पोस्ट करनी है, आप जो मर्जी करो, लेकिन वो आप उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर रह के वो काम कर रहे होते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट बनाऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डोमेन पे, तो वो मैंने अपनी एक नीश सेलेक्ट कर ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और मैं जो भी काम करूंगी मैं उसी की बेसिस पे करूंगी आगे, ठीक है। मतलब मैं उसी से रेलेवेंट चीज़ें आगे। हाजरा, मुझे आपकी बात वैसे समझ नहीं आई, काइंडली इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लो। तो नीश बेस्ड साइट में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन पे अब काम करना स्टार्ट कर देते हो, एंड इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस, ठीक है, कि आप नॉलेज या इंफॉर्मेशन आगे यूजर्स को या ऑडियंस को इम्पार्ट कर रहे होते हो। तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे। आगे आप लोगों का क्या आ रहा है, एसईओ की टेक्निक्स हैं, गूगल के एल्गोरिथम्स, आगे भी वही स्लाइड होगी, सॉरी, और कीवर्ड्स हैं, उनको छोड़ दो, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आई थिंक एल्गोरिथम्स वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है आप लोगों के लिए, न्यू है। मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ा भी दूँ, लेकिन इस तरह से हो कि आप लोगों पे थोड़ा सा बर्डन ना हो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। साथ ही हम अगर कीवर्ड रिसर्च अगर हम कल करते हैं ना, तो हम साथ ही उसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें मसला नहीं है कोई भी। बस ये है कि क्लास आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया करें। और अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जितने हैं वो काइंडली चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखें, फुल नेम ड्रॉप करें, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग सके, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अपने रियल नेम से नहीं एंटर करते क्लास, तो वहाँ पे इशू बनता है। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर आप लोगों का आज का यहीं तक था। स्लाइड्स अभी 17 हुई हैं इस लेक्चर की, जैसे ही 25 पूरी होती हैं तो कल मैं आपको इसकी स्लाइड शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है ना, ये लेक्चर स्लाइड जो ख़त्म होती है, तो मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। हाँ, होती है। तो आप अपना पोर्टफोलियो आप उस हिसाब से देखो कि ये जो डिज़ाइनिंग वाली वेबसाइट है, आप इस पे अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि इस डोमेन की पोर्टफोलियो साइट्स कौन कौन सी हैं, या कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो इस पे हमें पोर्टफोलियो बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो आप वहाँ जाओ और उसकी साइट वहाँ पर बिल्डअप करो। तो ऑब्वियस है एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप हार्ड कॉपी में बनाओ। अच्छा, बाइनेंस लिखा हुआ है, सॉरी मैं बिहेंस बोल रही थी, बाइनेंस लिखा हुआ है, बाइनेंस है उसके लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। सो लेक्चर यहाँ पर एंड हो रहा है आप लोगों का। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।